हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेज में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी थर्ड ईयर। सेम है आपका 6, कोड नंबर है आपका 6003 या 603। एक्ट आपका ह्यूमन राइट जिसे हम मानवाधिकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर हमने 5 जो है कट कर दिया है, वो अभी आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए हमें उसे छोड़ दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब तक हम पढ़ रहे थे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अब पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय यानी अपने देश का, अपने देश के बारे में। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आने की जो संभावना है 80% बनी रहती है। यह अक्सर आपका 10 नंबर में क्वेश्चन आता है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दिए हुए नंबर पे एसएमएस करके हमसे प्राप्त कर सकता है। ज्यादा बात न करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 6। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है? आंसर हमारा 6, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गठन की शक्ति है। जो केंद्र सरकार होती है वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कर सकती है। इसी अधिकार के अंतर्गत केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन कौन कर सकती है? इसका गठन केंद्र कर सकती है, और केंद्र ने ही किसका गठन किया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। और ये किसके तहत किया है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के अनुसार। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 सेक्शन 3 के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक अध्यक्ष होगा। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकता है जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। ये जो आयोग बनाया है, कौन सा? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसका क्या है? एक अध्यक्ष होगा, और इसका जो अध्यक्ष है वही व्यक्ति हो सकता है जो पहले सर्वोच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति रहा हो। सही है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति रहा हो वही व्यक्ति इसका अध्यक्ष हो सकता है। दोबारा देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक अध्यक्ष होगा। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकता है जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र बाबू। एक यहाँ पर ये जब नोट्स बनाए थे उस समय चीजें थोड़ी बदली हुई थी। अब क्या है, ये जो नाम है ये गलत है, इसे आप यहाँ पर काटिएगा और इसके स्थान पर आपको क्या करना है, अभी फ्लूट से इसे सही कर देते हैं। ये हमने करेक्ट कर दिया है। वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व, मतलब जैसे कि हमने बोला था इसका अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष वो न्यायमूर्ति रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, तो ये क्या है? भूतपूर्व क्या हो गए? सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश हो गए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी राव सुब्रमण्यम राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में, और ये क्या है आपका 2025। ठीक है, 2025 में है। और इनकी जो इनको जो इस पद पर बैठाया गया है, ये आप इनको बैठाया गया था 30 दिसंबर, यहां पर लिख देता हूं, आप लिख लेना एक किसी साइड में, 30 दिसंबर 2024 को इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये क्या चल रहे हैं अब? वर्तमान 2025 में अभी है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 7 सदस्य और होते हैं। मतलब एक तो अध्यक्ष होता ही होता है, अध्यक्ष के साथ साथ 7 सदस्य और होते हैं। वो कौन से होते हैं? उच्चतम न्यायालय का वर्तमान या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, या तो वो वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय का क्या है, न्यायाधीश हूं, या वो अवकाश प्राप्त कर चुके हो, मतलब वो वहां से अपनी सेवा समाप्त कर चुके हो, वो व्यक्ति एक सदस्य होगा। उच्च न्यायालय का वर्तमान या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, हाई कोर्ट का एक न्यायाधीश होना चाहिए, या तो वो वर्तमान में हाई कोर्ट के सदस्य हो
या उन्होंने अपना कार्य हाई कोर्ट से समाप्त कर रखा हो या अवकाश प्राप्त कर रखा हो। 2 सदस्य ऐसे जो मानवाधिकार संबंधी विषयों पर ज्ञान या अनुभव रखते हो। 2 सदस्य ऐसे होंगे जो मानवाधिकार से संबंधित विशेष ज्ञान रखते हो, अहिर्ताएं यानी योग्यताएं रखते हो। 3 पदेन सदस्य निम्नलिखित आयोग के होंगे। नंबर 1, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, इसका एक सदस्य। राष्ट्रीय महिला आयोग और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ये जो सदस्य आयोग हैं, इनका एक एक सदस्य यहाँ पर एकत्रित होगा, यानी कि इनके जो आयोग के सदस्य हैं वो यहाँ पर होंगे अल्पसंख्यकों के, महिला आयोग के, अनुसूचित जाति और जनजातियों के आयोग के यहाँ पर क्या है, सदस्य होंगे तीनों। आगे देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 की उपधारा 4 में अभी हम क्या देख रहे थे, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के अनुसार। अब देख रहे हैं धारा 3 और उपधारा 4 के अनुसार। उपधारा 4 में आयोग के लिए एक कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसे महासचिव कहा जाएगा। अभी हमने क्या देखे थे, 7 सदस्य होते थे अलग, एक तो अध्यक्ष था प्लस क्या था 7 सदस्य, और इसमें एक क्या जोड़ा गया है, महासचिव जोड़ा जाएगा 1993 की धारा 3 उपधारा 4 के अनुसार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मोहर युक्त वारंट द्वारा की जाएगी। इन सदस्यों की जो नियुक्ति है, अध्यक्ष और 7 सदस्य यहां पर लिखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। भाई अध्यक्ष तो एक ही रहता है तो यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस 7 क्या है, सदस्य होंगे, प्लस एक क्या रहेगा, एक इसमें क्या रहेगा, महासचिव। इन सब की जो नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी करेंगे, और किसके द्वारा करेंगे, अपने हस्ताक्षर के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, पुनः देखते हैं, आगे नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मोहर युक्त वारंट द्वारा की जाएगी। इससे स्पष्ट है कि इनकी नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो कह सकते हैं इनकी नियुक्ति की जो शक्ति है राष्ट्रपति में है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति एक समिति की संस्तुति करेगा। इस समिति के सदस्य प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अतिरिक्त अन्य 5 सदस्य होंगे। इनमें लोकसभा का अध्यक्ष, देखो अभी तक हम क्या कह रहे थे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक अध्यक्ष होगा, उसके 7 सदस्य होंगे और एक क्या होगा, महासचिव। एक अध्यक्ष, 7 सदस्य, एक महासचिव। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और वारंट के द्वारा। लेकिन जो अध्यक्ष है, इसकी नियुक्ति के बारे में कौन कौन विचार विमर्श करेगा और कौन संगठित रहेगा और कौन इसे संस्तुति करेगा। इसमें 5 सदस्य होंगे, लोकसभा का अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति सम्मिलित है। ये 5 सदस्य अध्यक्ष की क्या है, नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष 70 वर्ष की आयु या 5 वर्ष तक की समाप्ति तक अपने पद पर रह सकता है। या तो ये जो अध्यक्ष है या तो 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल करेगा, या इनकी 70 वर्ष की आयु अगर पूरी हो जाती है तो 70 वर्ष तक, इसमें जो भी पहले हो जाए। सपोज करो कोई अध्यक्ष 68 ईयर का था और उनको अध्यक्ष बनाया गया, अब उनके पास सिर्फ क्या वर्ष बचे हैं, 2 वर्ष बचे हैं अध्यक्ष बनने के लिए, क्योंकि जब इसमें 2 ऐड किया जाएगा तो ये 70 वर्ष कंप्लीट कर चुके होंगे। तो कहने का मतलब है या तो 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा या 70 वर्ष की उम्र, जो भी पूरा हो जाए पहले। इस प्रकार यदि नियुक्ति के समय उसकी आयु 68 वर्ष है तो वह सिर्फ 2 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है, उससे ज्यादा अपने पद पर नहीं रहेगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा था, तो 6 में हमने क्या देखा था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। उसमें एक अध्यक्ष था, 7 सदस्य थे, एक महासचिव था।
ये जो अध्यक्ष थे ये कहाँ से थे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति थे, ठीक है, न्यायमूर्ति थे। अब बात करते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 6 को अलग इसलिए रखा है क्योंकि हम आपके 10-10 नंबर के क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन ये किया जाएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन बताइए, तो सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 बताया है, सिर्फ आपको वही बताना है, आयोग का गठन। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से अलग से किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों और अधिकारों का संक्षिप्त विवरण कीजिए, सिर्फ आपको इनके कार्यों और अधिकारों का वर्णन करना है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। अगर एग्जामिनर आपसे कहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, कार्य और अधिकारों का संक्षिप्त विवरण कीजिए, तब आपको क्वेश्चन नंबर 6 + 7 को एक साथ आपको करना है। अगर सिर्फ गठन गठन पूछा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 को ही आपको करना है। इसलिए मैंने ये 10-10 नंबर के आपको अलग सेट करके बताए हैं, क्योंकि आपको परेशानी ना हो। 7 बूझे तो 7 लिख देना, इतने तो आप भी समझदार हो। अगर आयोग के कार्य और अधिकार बूझे तो 7 लिख देना, नहीं तो अलग अलग करना। अगर क्वेश्चन नंबर 7 अलग से ही आता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य और अधिकारों का संक्षिप्त विवरण कीजिए, तो इसे प्रकार करना है। आप इसे इंग्लिश को अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हो। उत्तर है 7, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य। नंबर 1, क्या मानवाधिकार का उल्लंघन या दुष्प्रेरण, अगर कोई मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है या उसके साथ दुष्प्रेरण करता है तो ये इसका कार्य है राष्ट्रीय मानवाधिकार का। दूसरा, ऐसे उल्लंघनों के निवारण में लोक सेवक द्वारा लापरवाही बरतना, ये इसके कार्य हैं। निम्नांकित के बारे में स्वयं या शिकायत के पश्चात जांच कर सकता है कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगर इस प्रकार का कोई उल्लंघन करता है या निवारण के लिए उसमें कोई जरूरत है तो इस पर क्या है, विचार विमर्श कर सकता है या जांच कर सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। दूसरा है, मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित किसी न्यायालय में लंबित मामले में हस्तक्षेप करना। अगर कोई मानवाधिकार से संबंधित कोई मामला है और वो न्यायालय में बहुत समय से पड़ा हुआ है, लंबे समय से लंबित है, तो ऐसे मामलों में मानवाधिकार आयोग जो है हस्तक्षेप कर देगा, तब जब मानवाधिकार से संबंधित मामला लंबित पड़ा हो। तीसरा पॉइंट है, मानवाधिकार की प्रोन्नति के लिए अन्य कार्य करना या कदम उठाना। मानवाधिकार से संबंधित यानी मानवाधिकारों को उच्च कोटि का बनाना, उनको लागू करना या उसमें नए नए सुझाव देना या उसमें बदलाव करना, ये इसका कार्य है। फोर्थ है, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध करना तथा शोध कार्य को प्रोत्साहित करना। शोध करने का मतलब क्या है, जैसा भी मैंने बताया है, मानवों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए, उन्हें सुचारू रूप से लागू करने के लिए नई नई शोधें करता है। शोध करने का मतलब नई नई खोजें करते हैं कि किस प्रकार से मानव अधिकारों को सुदृढ़ और मजबूत बनाया जा सकता है जिससे मानव कल्याण हो सके। 5th नंबर पे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा संविधान के आर्टिकल 12 के अधीन आधिकारिकता के प्रयोग में जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में कार्य करेगा। और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है आर्टिकल 12 के अनुसरण के अंतर्गत कार्य करेगा। इसमें हमने एक केस ऐड किया है, जो केस आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। परमजीत कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1999 का ये केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस न्यायालय के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में कार्य करेगा। इस न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट मामलों का विनिश्चय करने में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्वतंत्रता दी जाती है और वह यह किसी तरह की शर्तों से सीमित नहीं है। अगर कहीं कोई मामला है मानवाधिकारों से संबंधित और वो लंबित है या उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हो पा रहा है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसमें क्या है, हस्तक्षेप कर देगा और उसके द्वारा दिए गए निर्णय क्या है, मान्य होंगे। ये तो थे, देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन अगर ये आता है तो क्वेश्चन नंबर 6 करना, जो मैंने अभी पहले कराया है। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन प्लस इसके कार्य और अधिकारों का वर्णन हो तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करना। और खाली आपसे यह पूछे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य और अधिकारों का संक्षिप्त विवरण करे तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना। और अभी थोड़ा सा बाकी और है, वो और करा देता हूं। अभी हमने क्या देखे थे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य, और यहां पर क्या पूछ रहा है, कार्य और अधिकार।
तो हमने कार्य तो यहां पर देख लिए। एक चीज और, अपने आपके पास अगर पीडीएफ हो तो उसमें एक चीज और करेक्ट करना है। ये पेज नंबर आपका 74 है और ये आपका 76, ये बाई मिस्टेक हो गया है, इसे आप सही करके 75 करना। और यहां पर ये जो 12 लिखा हुआ है आप इसे 11 कर लेना। ये दो मिस्टेक और सही करना अपने पीडीएफ में। आगे देखते हैं, कार्य देख लिए हैं, अधिकार और देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकार। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को वे सभी अधिकार प्रदान हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी के अंतर्गत किसी वाद का विचारण करने वाले न्यायालय को प्राप्त होते हैं। अब यहां पर बोला है जैसे कोई वाद जो न्यायालय में जाता है, जब इस वाद की सुनवाई न्यायालय करता है तो इसमें वादी और प्रतिवादी इन दोनों पक्षों को क्या है अच्छे से सुनता है, तथ्यों को देखता है, जांच करवाता है, अन्वेषण करवाता है। उसके बाद दोनों पक्ष अपने अपने मत रखते हैं, उनको देखने के बाद उसमें फिर कोई निर्णय देता है। उसी प्रकार से जब किसी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो उससे संबंधित बात जब कोर्ट में जाता है या न्यायालय में जाता है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसमें अपना कार्य करता है। जिस प्रकार से सीपीसी के अंतर्गत न्यायालय वादों में जैसे लड़ाई मारपीट सिविल जो मामले होते हैं उसमें कार्य करता है, उसी प्रकार से मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य किए जाते हैं। नंबर 1, साक्ष्यों को समन करने। देखो, जो साधारण मामले होते हैं सीपीसी के अंतर्गत, वादी ने अगर प्रतिवादी पर केस घेरा है तो इसको समन किया जाता है कि भाई आपके ऊपर वादी ने केस डाला है, अपने बचाव में आइए, यहाँ पर कुछ कहिए या आपको कोर्ट में उपस्थित होना है। या प्रतिवादी के ऊपर केस चल रहा है, वो अपनी तारीखों पर नहीं पहुंच रहा है तो उसको सम्मन किए जाते हैं। इसी प्रकार मानवाधिकार आयोग जो होता है इसमें ये प्रक्रिया सेम रहती है। साक्ष्यों को समन करने, उपस्थिति के लिए आबद्ध करने तथा उनका परीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार का अधिकार है। ठीक है। दूसरा, दस्तावेजों का प्रकटीकरण और प्रस्तुतिकरण। जिस प्रकार से वादी और प्रतिवादी अपने दस्तावेज यहाँ दिखाते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर ये अपने कार्य दस्तावेज प्रकट करेंगे। तीसरा है शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना। फोर्थ है किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति अध्यपेक्षा करना। फिफ्थ है साक्ष्यों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी रखना। सिक्स है अन्य विषय जो विहित किए जाएं। भाई जो अन्य विषय मतलब इसके अतिरिक्त, ये जो है 5-6 कानून जो रूल्स बताए हैं, अधिकार हैं, इसके अतिरिक्त अगर कोई और आवश्यकता है या कोई और अधिकार जो है अन्य विषय जो विहित किए जाए उनका भी वो प्रयोग क्या है मानवाधिकार आयोग कर सकता है। नोट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शिकायत मिलने पर या स्वयं ही किसी मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में जांच भी कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, ये ए है, ये बी है। अगर ये कोई प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी या राज्य है या कोई अन्य संस्था है या केंद्र है या कोई मानव है, ये इस बी के अधिकारों का क्या करता है, हनन करता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो वी व्यक्ति है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तहत न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। या जो मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है, जब उसको लगेगा कि किसी व्यक्ति के या किसी समुदाय के या किसी राज्य में जो मूल अधिकार हैं, जो मानव अधिकार हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके द्वारा अधिकारों का हनन हो रहा है और यहां से किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की जाती है या कोई एप्लीकेशन न्यायालय में नहीं लगाई जाती है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्वयं भी उसमें क्या है, हस्तक्षेप कर सकता है, स्वयं उसमें जांच पड़ताल करा सकता है कि भाई ये व्यक्ति तो अपनी रक्षा के लिए, अपने अधिकारों को मांगने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, तो ये उसमें क्या है, स्वयं जाकर हस्तक्षेप कर सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्य मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के साथ साथ पीड़ित व्यक्तियों को उपचार दिलाना भी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या है, जो व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी हो, राज्य हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, जो ये बी व्यक्ति है इसके अधिकारों का हनन करेगा, या तो वी की एप्लीकेशन के आधार पर उन व्यक्तियों को दंडित करेगा और इसे पारितोष यानी अनुतोष दिलवाएगा। दूसरा, अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार स्वयं इसमें हस्तक्षेप करे कि भाई ये व्यक्ति
या ये समुदाय तो यहाँ पर आ नहीं रहा है अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन को होने के बावजूद, तो ये राज्य क्या है उसमें खुद हस्तक्षेप करेगा और दंड, जो इनके अधिकारों को छीनने वाला व्यक्ति है उसे क्या है दंडित करेगा और उसके द्वारा अनुतोष दिलवाया जाएगा जिसके अधिकारों का हनन हुआ है। तो यह क्वेश्चन आपका यहाँ पर समाप्त होता है। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं, देखो 10 या 20 सेकंड लगेंगे लेकिन क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, ये क्वेश्चन आए तो 6 करना है और कार्य और अधिकार आए तो 6 और 7 कर देना है। सिर्फ कार्य बूझे तो कार्य लिख देना और अधिकार बूझे तो अधिकार लिख देना। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है, फिर भी कहीं कोई त्रुटि रहती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।